हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्जाम लर्निंग। आज हम प्राचीन भारत इतिहास से मगध के उत्कर्ष और उसके सफलता के कारण को पढ़ेंगे। मगध का उत्कर्ष। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में मगध एक शक्तिशाली राज्य बनकर उभरा। मगध का एक साम्राज्य के रूप में आविर्भाव से यहाँ मतलब है उत्पत्ति हर्यक वंश के शासन के साथ हुआ। हर्यक वंश का जो शासन काल था वो 544 ईस्वी पूर्व से लेकर 412 ईस्वी पूर्व तक चला। बिंबिसार मगध के आरंभिक हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था। यह हर्यक वंश का संस्थापक था तथा उसका उपनाम सेरणिक था। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों से अपनी स्थिति को मजबूत बनाया। उसने 3 विवाह किए। उसकी प्रथम पत्नी कौशल राज की पुत्री महाकौशल थी। इस विवाह से कौशल के साथ उसकी शत्रुता समाप्त हुई। उसकी दूसरी पत्नी वैशाली की राजकुमारी चेलना थी, जिसने अजातशत्रु को जन्म दिया, और तीसरी रानी पंजाब के मद्र कुल के प्रधान की पुत्री क्षेमा थी। विभिन्न राजकुलों से वैवाहिक संबंध बनाने के कारण बिंबिसार को अत्यधिक राजनीतिक प्रतिष्ठा मिली। मगध की पहली राजधानी राजगीर में थी। उस समय इसे ग्रीवरज कहते थे। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बिंबिसार ने लगभग 546 ईस्वी पूर्व से 492 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। अजातशत्रु का जो शासनकाल था वो 492 ईस्वी पूर्व से लेकर 460 ईस्वी पूर्व तक था। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर सिंहासन पर अधिकार किया, इसलिए इसे पितृहंता भी कहते हैं। वह 493 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। अजातशत्रु का उपनाम कुणिक था। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसने राजगृह में स्तूप का निर्माण करवाया। उसने अपने संपूर्ण शासनकाल में विस्तार की आक्रामक नीति को अपनाया था। उसके पुत्र उदयन ने इसकी हत्या की थी। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने 460 ईस्वी पूर्व में की और वह मगध की गद्दी पर बैठा। उदयन के पाटलिपुत्र की स्थापना की। उदयन के बाद उसकी 3 पुत्रों अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक ने राज्य किया। नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक था। इसके पश्चात जनता ने इन पितृहंताओं को शासन से उतारकर शिशुनाग नामक एक योग्य अमात्य को राजा बनाया। इसी ने शिशुनाग वंश की नींव रखी। शिशुनाग वंश जो था वो 412 ईस्वी से लेकर 344 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। इस वंश का संस्थापक शिशुनाग था। शिशुनाग ने अवंती राज्य पर विजय प्राप्त करके उसे मगध साम्राज्य में मिला दिया था और वैशाली को राजधानी बनाया। शिशुनाग का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। शिशुनागों के बाद नंदों का शासन शुरू हुआ और ये मगध के सबसे शक्तिशाली शासक सिद्ध हुए। नंदवंश जो था उसका शासक 344 ईस्वी पूर्व से लेकर 322 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। महापद्मनंद नंद वंश का संस्थापक था। नंद वंश में कुल 9 राजा हुए और इसी के कारण उन्हें नवनंद कहा जाता है। महापद्मनंद ने स्वयं को एकारट कहा था। यह संपूर्ण मगध साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था। धनानंद। महापद्मनंद के 8 पुत्रों में धनानंद सिकंदर का समकालीन था। ग्रीक यूनानी लेखकों में इसे अग्रमीज कहा गया है। धनानंद के समय 325 ईस्वी पूर्व में सिकंदर ने पश्चिम उत्तर भारत पर आक्रमण किया था। जनता धनानंद से असंतुष्ट थी क्योंकि वह जनता पर अत्यधिक कर लगाता था। चंद्रगुप्त मौर्य ने इस स्थिति का लाभ उठाकर चाणक्य की मदद से धनानंद की हत्या कर दी और मौर्य वंश की स्थापना की। धनानंद नंद वंश का अंतिम सम्राट था। नंद वंश जैन धर्म के अनुयायी थे। अब हम मगध की सफलता के कारण को समझते हैं। इस काल में भारत के सबसे बड़े राज्य की स्थापना बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मनंद जैसे अनेक साहसी शासकों के प्रयासों से हुई थी। लोह युग में मगध की भौगोलिक स्थिति बहुत उपयुक्त थी क्योंकि लोहे के भंडार मगध की आरंभिक राजधानी राजगीर से अधिक दूर नहीं थे। लोह खनिज भंडारों की सुविधा के कारण मगध के शासक अपने लिए प्रभावशाली हथियार तैयार करने में सफल हुए। मगध की दोनों राजधानियां राजगीर और द्वितीय पाटलिपुत्र 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी। पाटलिपुत्र गंगा, गंडक और सोन नदियों के संगम पर स्थित थी। चारों ओर से नदियों द्वारा घिरे होने के कारण पटना की स्थिति भी अभेद्य थी। नदियों से घिरे होने के कारण यहाँ के किसान पर्याप्त मात्रा में अनाज पैदा कर लेते थे और भरण पोषण के बाद भी उनके पास पर्याप्त अनाज बचता था। शासक कर के रूप में इस अतिरिक्त अनाज को एकत्र कर लेते थे। मगध के शासकों ने नगरों के उत्थान और धातु के बने सिक्कों के प्रचलन से लाभ उठाया। यूनानी स्रोतों से ज्ञात होता है कि नंदों की सेना में 6000 हाथी थे। और फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू।